बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नावल ना बर्थ ये बेनियाजी, रिटन बाय नबीला अज़ीज़। ये मैंने नावल पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसका अभी तक कोई कवर वगैरह एडिट नहीं किया। तो ये फरमाइशी नावल है जो हम पढ़ रहे हैं। मेरी एक लिसनर है BM कुरैशी, उसकी फरमाइश पे पढ़ रहे हैं। उनकी फरमाइश पे 1 मिनट रुके, दिखाती हूँ मैं SSP जी। ये शायद मेरी इंडियन लिसनर्स हैं, इन्होंने फरमाइश की हुई है, तो इनका ही आज हम नावल पढ़ने जा रहे हैं। तो नावल स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब देखते हैं यार ये कंप्लीट पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता। आज बस थोड़ा सा ना बहुत हेक्टिक दे रहा है, मतलब कि थोड़ा परेशानी में दिन गुजरा है आज का सारा। तो अभी मैं करने नहीं वाली थी रिकॉर्डिंग का, छुट्टी मारने वाली थी वो, बस अभी अचानक मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो दुआ करें पापा जल्द से जल्द मेरे सेहतियाब हो जाए, और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है। तो आइए पढ़ते हैं नावल ना बर्थ ये बेनियाजी, रिटन बाय नबीला अज़ीज़। ये हमारी नई कंपनी के पार्टनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एज़द अफरंदी। शाहनवाज़ हैदर ने सबसे तारुफ़ करवाने के बाद इसे जिस शख्सियत के सामने तरफ मतवजा किया, इसका तारुफ़ कश्माला हैदर के लिए किसी तबाहकुन धमाके से कम नहीं था। इसने झटके से सर उठाकर देखा। एज़द अफंदी अपनी शानदार पर्सनैलिटी के हमरा ऊंचे पूरे कद के साथ खड़ा इसी को देख रहा था। वो इस वक्त ब्लैक डिनर सूट में मलबूस पहले से भी ज़्यादा दिलकश लग रहा था। कश्माला हैदर लब भेज के गम जब्त करने की कोशिश कर रही थी, और इसकी कोशिश में इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, और शाहनवाज़ हैदर इसकी हालत से यकसर बेखबर अपनी गए जा रहे थे। और एज़द, यह है मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी काशली, इन्होंने इंतहाई मोहब्बत पाश लहजे में कहते हुए अपनी बेटी को बाजू के घेरे में लेकर तारुफ़ करवाया। हालांकि इन दोनों को किसी भी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं थी, वो दोनों पहले एक दूसरे को बखूबी जानते थे। ये नई कंपनी मेरी बेटी की ख्वाहिश पे वजूद में आई है। मेरी बेटी को मुझसे अलग होकर अपनी सलाहियत मनवाने का और काम करने का शौक़ है। अब हम देखेंगे कि हमारी बेटी का ये क्या कारनामा अंजाम देती है और कहाँ तक कामयाबी हासिल करती है। क्यों मेरी जान, क्या ख्याल है? इन्होंने कश्माला को अपने करीब करते हुए पूछा, और वो यकदम अपनी माऊफूती कैफियत से बाहर निकल आई। चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। नफरत और हकारत की झलक वो भी बखूबी देख चुका था। पापा, मेरा ख्याल है कि हमें अब घर चलना चाहिए, इसने नाजुक कलाई पर बंदी इंतहाई कीमती और नफीसी रिस्ट वॉच देखते हुए संजीदगी से कहा। शाहनवाज़ हैदर इसकी इस कदर संजीदगी से ठिठक गए। इन्हें एहसास हो गया कि इनकी लाडली बेटी का मूड किसी बात पर ऑफ हो चुका है। वो एज़द अफंदी से माजरत ख्वाहाना लहजे में कह रहे थे, अच्छा एज़द, हम चलते हैं, कल ऑफिस में मुलाकात होगी। ये आई भी देर से और अब जाने की भी जल्दी कर रही है। वो इस बात में सर हिलाते हुए इनके साथ ही पार्किंग तक आया। कल काम का पहला दिन है, जिसके लिए कंपनी के तमाम मेंबर्स और तमाम स्टाफ का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीटिंग के वक्त किसी भी मेंबर की गैर मौजूदगी मुनासिब नहीं होगी। एज़द ने अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ती कश्माला हैदर को कनखियों से देखते हुए शाहनवाज़ हैदर को ताकीद की थी, तुम बेफिक्र हो, सब कुछ वक्त पर और तमाम मेंबर्स की मौजूदगी में होगा। वो एज़द अफंदी से हाथ मिलाते हुए इसे खुदा हाफिज़ कहकर कश्माला के बराबर गाड़ी में आ बैठे। ड्राइवर ने फ़ौरन ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। इनकी गाड़ी रुखसत होते ही एज़द अफंदी ने गहरी सांस खींची। आपकी जान, आपकी काशली, किसी और की भी जान है शाहनवाज़ साहब। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए खुद कलामी के से अंदाज में बड़बड़ाया। आंखों के पर्दे पर थोड़ी देर पहले का मंजर ताज़ा हो गया, जब वो इसके तारुफ पर यूं चौंकी थी जैसे करंट छू गया, और फिर देखते ही देखते इसकी आंखों में एज़द के लिए जहर उतर आया था। चेहरे का एक एक नक्श सर्द सपाट होकर रह गया था। एज़द, क्या कर दिया? कश्माला हैदर का रवैया देखकर एज़द अफंदी का सारा एतमाद लड़खड़ा गया। वो इसके सामने अपना एतमाद हवा होता महसूस करता था, क्योंकि पहले वो जिस काशली को जानता था वो एक मोम की गुड़िया थी, जिसको एक सांचे में ढालना और एक शक्ल देना बहुत आसान था। लेकिन अब वो एक पत्थर की मिसाल थी, जिसको तराशना, जिसके नैन नकुश उभारना बेहद मुश्किल अमर था। इसके अपने हाथों पे भी ज़रब आ सकती थी, अपनी उंगलियां फगार हो सकती थी, लेकिन अगर किसी चोट, किसी दर्द के बदले भी वो पत्थर की मूरत मोम की गुड़िया बन जाती तो सौदा महंगा नहीं था। आखिर को जाने अनजाने में वो भी इस मोम की गुड़िया को चोट लगा बैठा था। पोर्च में गाड़ी रुकते ही वो गाड़ी से उतर आई और शाहनवाज़ हैदर के उतरने का इंतज़ार किए बगैर तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर की सिमत बढ़ गई। काशली, काशली बेटा रुको तो। वो भी गाड़ी से उतरकर तेज़ से इसके पीछे आए थे, लेकिन वो सुनी अनसुनी करती सीढ़ियों की सिमत बढ़ गई। काशली, अब की बार इन्होंने काफ़ी ऊंची आवाज़ में पुकारा। इसके कदम पहली दोनों सीढ़ियों पर ही थम गए। इधर देखो मेरी तरफ। वो सीढ़ियों के करीब आ रुके। पापा प्लीज़, मेरे सर में दर्द है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, इसने ज़रा झंझलाए हुए अंदाज में कहा। शाहनवाज़ हैदर इसका चेहरा देखने लगे, लेकिन वो नज़रें झुकाए इधर उधर देख रही थी। ओके, तो फिर जाओ, जाकर आराम करो, लेकिन सुबह तक ये सर दर्द ठीक हो जाना चाहिए, ओके? इनके लहजे और अंदाज में इसके लिए कितनी मोहब्बत और चाहत थी वो बखूबी जानती थी। बेडरूम में दाखिल होते ही इसने हाथ में पकड़ा सिल्वर रंग का फैंसी पर्स बेड पर उछाल दिया। नई कंपनी का पार्टनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एज़द अफंदी।
वो ज़ेर लब दोहराते हुए दबे लहजे में चीख उठी थी, मेरी कंपनी में मेरा पार्टनर बनेगा? ये नहीं होगा। वो अपनी कलाई से रिस्ट वॉच और कानों से टॉप्स उतारते हुए बड़बड़ा रही थी, एज़त अफंदी मेरा पार्टनर नहीं हो सकता। इसने सैंडल उतार कर साइड पर डाल दिए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींच कर अपने होठों पर सजी नेचुरल कलर की लिपस्टिक पहुँच डाली। मुझे इससे नफरत है, नफरत। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो आईने में अपने अक्स को देखते हुए हकारत से बड़बड़ाई। बालों का जूड़ा खोल दिया जो काफ़ी देर पहले ब्यूटिशियन ने खासी मेहनत और नफासत से बनाया था। तुम्हारे साथ काम करने से बेहतर है कि मैं अपनी कंपनी को आग लगा दूँ या फिर तुम्हें आग लगा दूँ। वो मुठिया भेजकर गुस्से से चीखी थी। दरवाज़ा खोलकर अमीना बेगम अंदर आई। काशली क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? इन्होंने परेशानी तशवीश से इसे देखा। क्या हुआ मुझे? वो उल्टा इनसे पूछ रही थी। तुम्हारी चीख की आवाज़ सुनकर आई हूँ, मैं तो डर गई थी। इन्होंने सर हिलाते हुए कहा जैसे इसकी खैरियत पर शुक्र अदा किया। मैं चीखी हूँ क्या? मगर क्यों? वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी। अमीना बेगम हक्का बक्का रह गई। तुम वाकई ठीक नहीं हो? मैं डॉक्टर को प्लीज़ ऐसे चौंचले की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस तन्हाई चाहिए। वो अजीब चिड़चिड़े लहजे में बात कर रही थी। ओके मैं चली जाती हूँ, तुम आराम करो। वो वापस पलट गई। दोबारा चीखूँ तो फिर मत आइएगा। इसने पीछे से तलखी का तीर फेंका। वो इसकी सिम पलटी और इसे हैरत से देखा। कुछ कहना भी चाहा लेकिन कहानी खामोशी से चली गई। रात बेहद गहरी हो चुकी थी। हर सू सुनाटा था, खामोशी थी, सुकून था, लेकिन किशमाला के दिल के अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं थी। इसने सोचते सोचते खिड़की के पट से सर टका दिया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आज इसकी शक्ल देखी थी, आज पलक से पलक का मिलना दुश्वार था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे एज़त अफंदी के साथ काम करना है? सुबह नाश्ते की मेज़ पर इसने पहला इस्तफसार यही किया। अखबार के सफ़ात पर निगाह दौड़ाते शाहनवाज़ हैदर ने कदरे चौंक कर इसकी सूरत देखी। वो बेहद संजीदा नज़र आ रही थी। क्यों, तुम्हें एज़त के साथ काम करने में कोई एतराज़ है? इन्होंने रसानियत से पूछा। देखिए पापा, अच्छा और सक्सेसफुल काम करने के लिए हमारे पार्टनर का अच्छा और ईमानदार होना ज़रूरी होता है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर या गेम पार्टनर। और मुझे पूरा यकीन है कि एज़त अफंदी इन तीनों चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ धोखा दे सकता है, कामयाबी या नफ़ा नहीं दे सकता। इसका लहजा और अंदाज बेहद सख्त है। शाहनवाज़ हैदर पहले हैरान हुए, फिर सर झटक कर मुस्कुरा दिए। बेटा, कबल अज़ वक्त राय देना अक्लमंदी नहीं होती। तुम इसके साथ काम करोगी तो अपने अल्फाज वापस लेने पर मजबूर हो जाओगी। बहुत काबिल और ज़हीन बंदा है। वो काफ़ी मुतासर अंदाज में कह रहे थे। पापा, आप नहीं जानते, इस शख्स के लिए हर काम ही बाएं हाथ का खेल है, चाहे वो मेरा दिल हो, आपका बिजनेस। शाहनवाज़ हैदर को इसकी तारीफ़ों के पुल बांधते देखकर वो अंदर ही अंदर जल उठी। दिल तो चाह रहा था कि एज़त अफंदी का सारा कच्चा चटा खोल कर सामने रख दे, मगर वैसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सब करने के लिए इसे अपनी ज़ात पर पड़ा आंचल भी हटाना पड़ता। इसने एज़त अफंदी के साथ काम न करने का पक्का इरादा बांध रखा था, लेकिन ऑफिस में पहली मीटिंग के दौरान जो कुछ एज़त अफंदी ने कहा वो किशमाला हैदर को मैदान में डट जाने पर मजबूर कर गया। इसका कहना था कि वो जिस फील्ड में भी वो कदम रखता है वहाँ कोई और अपने कदम कायम नहीं रख सकता। या तो मुकाबिल वाला मैदान छोड़ जाता है या फिर वो अपने मद्दे मुकाबिल को फतह कर लेता है। और इसका अपनी ज़ात पर ऐसा एतमाद और एतमाद का ऐसा सरेआम इजहार देख कर ही किशमाला हैदर अपना इरादा और फैसला बदलने पर मजबूर हो गई। वाह, ये तो ना काशली को ना मैदान में लाने के लिए एज़त ने ना फूलझड़ी छोड़ी है। इसने मैदान छोड़ने की बजाय मैदान में डट जाने का फ़ैसला किया, जिसके लिए इसने बड़े एतमाद और बर्दाश्त के साथ मीटिंग के अख्ताम पर एज़त अफंदी से हाथ मिलाया था। पहले तो दोनों के दरमियान एक सर्द खामोशी और सर्द कैफियत हाल थी, मगर अब सर्द जंग का आगाज़ हो चुका था। आई एम सॉरी। अमीना बेगम किशमाले की मध्यम सी आवाज़ पर चौंक के पलटी। वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने आई कैबिनेट से कॉफ़ी का पैकेट निकाल के देख रही थी। सॉरी किस लिए? इन्होंने कदरे हैरानी से पूछा। मैंने इस रोज़ आपसे बदतमीज़ी की थी। वो अपनी गलती का इतराफ़ कर रही थी। अरे नहीं बेटा, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं। जहन डिस्टर्ब हो तो बंदा कुछ भी कह जाता और इसे पता भी नहीं चलता। इन्होंने सर झटक कर नरमी से कहा। लेकिन मुझे डिस्टर्बेंस में भी ऐसा कोई हक़ नहीं पहुंचता कि मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूं, इसने नपते हुए लहजे में कहा। अमीना बेगम पल भर में इसके लिए खामोश हो गई। अक्सर आयान और रुमान भी तो ऐसा कर जाते हैं, इन्होंने मिसाल दी। वो आपके बेटे हैं। इसका जवाब दो टोक था। तुम भी तो मेरी बेटी हो। जिस हद तक मैं आपकी बेटी हूँ मुझे इसी हद तक रहना चाहिए ना। अगर हद पार करूँगी तो आप ही मुझे मेरी हदें याद दिला देंगी। इसलिए बेहतर है मैं खुद ही अपनी हद का तयन कर लूँ। वो कॉफ़ी तैयार कर चुकी थी, इसलिए भाप रहा था, मग लेकर पलट गई। और मेरी इस बात को बदतमीज़ी मत समझिएगा, मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। आप बहुत अच्छी खातून है, मैं वाकई आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। वो ज़रा देर के लिए इनके सामने रुकी और स्पार्ट से अंदाज में कहकर बाहर निकल गई। अमीना बेगम इसके पीछे देखती रह गई। क्या बात है बेटा, तुम 2-3 रोज़ से अपसेट दिखाई दे रही हो, कोई बात परेशानी है तो मुझे बताओ। शाहनवाज़ हैदर मुसलसल 2-3 रोज़ से खामोश और गुमसुम सा देखकर तशवीश में मुबतला हो चुके थे। वो इसके हाथ में मैगज़ीन लेकर साइड पर रखते हुए बोले, इसका हाथ थाम लिया। डोंट वरी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूँ ही कभी कभी दिमाग कुछ बोझल सा हो जाता है। वो थके थके से लहजे में बोली तो शाहनवाज़ हैदर बगौर इसका चेहरे का जायज़ा लेने लगे। वो सर झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी। अपनी माँ से मिलना चाहती हो? वो बेख्तियार कह गए थे और काशली बुरी तरह तड़प उठी, यूँ जैसे शाहनवाज़ हैदर ने इसके किसी नंगे ज़ख्म पर हाथ रख दिया। क्या आपको लगता है कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ? इसने तड़प के पूछा। तुम उदास हो इसलिए मैंने सोचा शायद तुम अपनी माँ को मिस कर रही हो। मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करवा देता हूँ, बस टिकट ही तो कंफर्म करवाना है। इन्होंने नॉर्मल से अंदाज में कहते हुए इसे तसल्ली देना चाहिए। पापा, क्या मैं इनसे मिलूंगी जिनको माँ बनकर भी माँ बनने का सलीका नहीं आया, जिनको माँ के लफ्ज़ का मतलब और कदर ही मालूम नहीं है? क्या मैं इनसे मिलूंगी? इनसे?
इसे अपनी माँ का जिक्र इतना ही अजियतनाक और बुरा लगता था जितना एज़त अफंदी। नहीं पापा, मैं इनसे ज़िंदगी भर नहीं मिलूंगी। मैं जब यहाँ आई थी तो इनकी तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद करके आई थी। मुझे इनसे अब कभी नहीं मिलना, मुझे इनके पास कभी वापस नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बैठे बैठे इनके जिक्र पर बफर गई और बेहद अजनबी हो गई। फिर एकदम सोफे से उठी और ड्राइंग रूम की दहलीज से बुर कर गई। शाहनवाज हैदर खामोश बैठे रह गए। इनकी आज तक की ये समझ में नहीं आया था कि वो अपनी माँ से इतनी बदगुमान क्यों है। इस नफ़रत और बेजारी के पीछे कौन सा राज पोशीदा, और अचानक माँ को छोड़कर इसने बाप के पास आने का फ़ैसला क्यों किया था। और सबसे बड़ी बात कि इसकी माँ ने इसे बाप के पास आने से रोका क्यों नहीं था, इतनी आसानी से इसे इजाज़त कैसे दे दी थी। आधे पीछे भी कोई आदत फंदी रही, कुछ ना कुछ सीन है। वो जानते थे कि इस मसले के पीछे कोई ख़ास वजह छुपी है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो ख़ास वजह, वो राज पोशीदा कहीं ना कहीं काशली के दिल से जुड़ा हुआ है, जिसको कुरेद कर वो अपनी बेटी को परेशान और दुखी नहीं कर सकते थे। अभी वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे काशली के अजीबोगरीब रद्द-ए-अमल को सोच रहे थे और इनको इस उलझे रेशम का कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। काशली बदमजाज भी थी और तलख मजाज भी, लेकिन अरसा वो अपने तमाम मजाज खामोशी के हवाले कर बैठी थी। लेकिन एज़त अफंदी आजकल इसे भड़काने की कोशिशों में था। वो चाहता था काशली इसकी बातों पर गुस्सा करे, भड़के, इशू बनाए, मगर वैसा नहीं कर रही थी और इसकी बातों को नज़रअंदाज करके गुजर जाती और एज़त को नाकामी हो रही थी, क्योंकि इसे मालूम था कि जब तक काशली गुस्से में आकर शोले नहीं उगलेगी तब तक वो इसके सामने अपना केस नहीं लड़ सकेगा, ना ही कोई सफाई पेश कर सकेगा। आज ऑफिस में एक और मीटिंग थी और इत्फाकन दोनों को एक दूसरे के मुकाबले जगह मिली। एज़त कनखियों से ही देख रहा था। वो सर झुकाए टेबल पर रखी फाइलों को बेवजह ही घूरे जा रही थी। मीटिंग के इख्तिताम पर स्टाफ मेंबर्स के दरमियान हल्की फुल्की गपशप का सिलसिला शुरू हुआ। अचानक किसी ने गुफ्तगू का रुख अजब सिमत में मोड़ दिया। एज़त, तुम और काशली दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम दोनों के मजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दूसरी बात कि तुम तजर्बेकार हो और तुम्हारे पास सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है, जबकि काशली के पास ऐसा कुछ भी नहीं। वो पहली बार किसी काम में हाथ डाल रही है, इसलिए मुश्किल भी हो सकती है और नुकसान भी। मिसेस बट जो इनकी कंपनी को स्पॉन्सर कर रही थी, काफ़ी बेतकल्फ़ी से एज़त के साथ गुफ्तगू का आगाज़ कर चुकी थी। एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं और काशली, सॉरी मेरा मतलब है कि मिस किशमाला हैदर मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है और मैं भी मिस किशमाला हैदर को बहुत करीब से जानता हूँ, इसलिए मजाज का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। दूसरी बात कि मेरा तजर्बाकार होना भी मिस किशमाला हैदर का मरहून मिन्नत है। मैंने सब कुछ इनसे हासिल किया। अगर कहीं कोई मुश्किल पेश आई, मुझे हैंडल करना आता है। क्यों मिस किशमाला हैदर, आई एम आई राइट ना। एज़त ने बात करते करते हल्के तबस्सुम और मुबहम नज़रों से उसे देखा कि किशमाला इसकी बात और अंदाज से सरता पास सुलग उठी। हाथों की मुट्ठियां भींच के रह गई। येस यू आर राइट, वो चबा के कहती भी उठी और अपनी फाइलें समेटकर कुर्सी धकेलती हुई मीटिंग हॉल से का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। इसकी कमर की लचक और गर्दन की अकड़ एज़त अफंदी की आंखों के रास्ते दिल में समा गई। बेटा जी, अभी बड़े पापड़ बेलना पड़ेंगे, सुकून से मत बैठो। मिसेस बट ने मुस्कुराते हुए एज़त के कंधे पर थपकी दी। जवाबन वो भी मुस्कुरा उठा। मुझे भी अब यही लग रहा है कि ये बिज़नेस वगैरह का चक्कर छोड़कर अब पापड़ बेलने का कारोबार शुरू कर देना चाहिए। आखिर उम्र भर पापड़ ही तो बेलने हैं, गुजारा हो ही जाएगा। इसने आ भर के कहा और मिसेस बट का बेसाख्ता कहकर बुलंद हुआ। शाम के 6 बज रहे थे। रफ्ता रफ्ता पूरा हाल खाली हो गया था। ऑफिस भी बंद हो चुका था। बस एज़त मीटिंग हॉल में बैठा अपना कुछ काम निपटा रहा था। घड़ी पर नज़र पड़ी तो इसे भी उठने का ख्याल आया। वो अपना लैपटॉप बंद करके उठा, फाइलें समेट कर अपने ब्रीफकेस में रखी और कुर्सी की बैग से कोट उतार के जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, कदम वहीं के वहीं थम गए। मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खुला और किशमाला हैदर इंतहाई मतवाज़न चाल चलती हुई इसके सामने आ रुकी थी। एज़त अफंदी अंदर ही अंदर दुआ खैर करने लगा, क्योंकि वो लब भेजे बराह रास्ते से ही देख रही थी। इसने चंद सेकंड इसके बोलने का इंतजार किया, फिर ब्रीफकेस और लैपटॉप टेबल पर रख के इसके सामने आ गया। आई मिस यू काशली, आई रियली मिस यू, वो इंतहाई शिद्दत और जज़ब के आलम में कहते हुए इसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। किशमाला की आंखों में नफरत का समंदर उमड़ आया। तुम एक माहिर खिलाड़ी हो, लेकिन एज़त अफंदी इतना सोच लेना, अब की बार अनाड़ी मैं भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि आइंदा किसी भी गुफ्तगू में मेरा जिक्र नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो उंगली उठाकर इंतहाई नफरत और हकारत से इसे वार्निंग देती हुई कहर आलूद नज़र दिखाकर वापस पलटी थी कि इसे रुक जाना पड़ा। एज़त अफंदी इसका हाथ थाम चुका था और किशमाला बेयकीनी से इसकी दीदा दिलेरी देख रही थी। इसका हाथ एज़त के मजबूत हाथ में दबा हुआ था। काशली प्लीज़, गुजरी बातों को इतना बड़ा इशू बनाने से बेहतर है कि तुम कुछ देर मेरे साथ बैठकर मेरी बात सुन लो। मेरा हाथ छोड़ो, इसने एज़त की जुर्रत पर दांत पीसते हुए कहा। काशली, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हारी ज़ात से बेखबर नहीं था, सब खबर रखी है मैंने, सिर्फ इसलिए कि मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। वो दबे लहजे में गुर्राई। इसकी आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगी। वो जानता था कि मामला गंभीर हो चुका है, फिर भी वो इसका हाथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो चाहता था कि वो कुछ भी होना है वो आज और अभी हो जाए। काशली, मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत। शट अप एज़त अफंदी, जस्ट शट अप। वो एकदम पूरी कुव्वत से चीख उठी और पूरा मीटिंग हॉल इसकी चीख से गूंज उठा था। वो झटके से हाथ छुड़ाकर इसकी सिम पलटी। अपनी घटिया ज़ुबान से मेरा नाम भी मत लो, वो बेहद हित्तका मेज़ अंदाज में कह रही थी। फिर भी एज़त इसे हक बचाने पर समझता था। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा गुस्सा नहीं, नफरत कहो, नफरत। इतनी नफरत की जी चाहता है तो मैं खड़े खड़े पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूँ, ताकि तुम्हें एहसास हो कि आग में जलना कैसा होता है।
वो दांत पीसते हुए नफ़रत से कह रही थी और इसकी नफ़रत की शिद्दत इसके चेहरे और लहजे से साफ महसूस हो रही थी। एज़द बेबस होने लगा। वो हाथ मसलती हुई पलटी फिर यकदम रुक गई थी। वैसे एक बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आई कि तुम इस बार कौन सा नाटक लेकर करने आए हो। अब किसको तस्खीर करना है? मैं तो पहले तुम्हारी तस्खीरशुदा चीज़ों में शुमार होती हूँ। मेरी ज़ात पे तो तुम पहले ही फ़तह के झंडे गाड़ चुके हो। अब क्या बाकी है? बताओ मुझे क्यों आए हो? वो बफरे हुए अंदाज में बोली। इसकी हालत पे एज़द के हौसले मज़ीद पस्त होने लगे। इसने नज़र झुका ली। काशली, इस दफ़ा मैं खुद तस्खीर होने के लिए आया हूँ। मेरी ज़ात तुम्हारे सामने से कदमों की धूल बनाओ या फिर अपने सर का ताज। मैं कुछ नहीं कहूँगा, उफ़ भी नहीं करूँगा। बस अगर मुझसे नादानिस्तगी में तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एज़द का लहजा धीमा और हथियार डालने वाला था। अंदाज थका हुआ और नज़र झुकी हुई थी। इसका गिरेबान झंझोड़ते हुए एकदम से इसे न जाने क्या हुआ कि इसका गिरेबान छोड़कर वो 2 कदम पीछे हटी। कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर दिल की बात दिल में दबाती हुई वहाँ से निकलती चली गई। एज़द यूं का तू खड़ा रह गया। इसे खबर थी कि काशली हिचकियों से रोती हुई जा रही है। वो इसकी एक एक हरकत, एक एक आदत से वाकिफ़ था। एज़द के कानों में अभी तक इसकी आवाज़ और नफ़रत गूंज रही थी। ना जाने से वहाँ खड़े कितनी देर गुजर गई कि वहाँ मोबाइल के बीप पर भी बमुश्किल मतवजा हुआ। हेलो, इसने अपने असाब कंट्रोल करते हुए कहा। सर, किशमाला मैम का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ से मिलने वाली इतला एज़द के औसान खता कर गई। काशली का एक्सीडेंट? इसे थोड़ी देर पहले यहाँ से जाने वाली काशली की जुनूनी हालत याद आई तो दिमाग चकरा गया। उफ़ खुदाया। इंतहाई खूबसूरत और सब्ज़ बेलों से ढके बंगले का गेट खोलकर मामूल के मुताबिक अपना फुटबॉल कदमों से धकेलती वो गेट से निकलकर रोड पर आ गई थी। कल पूरे इस्लामाबाद में दिन भर शदीद बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सर्दी और धुंध में बेपनाह इजाफा हुआ था। रोड पे चलते हुए चंद कदम आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा शहर सोया सोया सा और धुंध में डूबा हुआ सा लग रहा था। वो अपनी असली लापरवाही का सबूत देती ढीले ढाले कदमों से चलती, न जाने किस सोच किस धुन में मगन आगे बढ़ती जा रही थी और साथ साथ फुटबॉल से खेलने का मशगला भी जारी था। इसे फ़ुटबॉल खेलना जुनून की हद तक पसंद था। वो स्कूल जाते हुए भी खेलती थी, स्कूल जाकर भी खेलती थी, स्कूल से आते हुए भी खेलती थी और इस खेल में से किसी की मुदाखलत कतई नापसंद थी। इसे अकेले खेलने का शौक़ था। इस वक्त भी वो अपने खेल में इस हद तक मगन थी कि इसे शदीद सर्दी और धुंध का भी एहसास नहीं हो रहा था। हालांकि ये ठंड हड्डियों में घुस रही थी, जबकि वो बेनियाज सी सड़क के बीचों बीच चल रही थी और वह यकीनन इसे रौंद के गुजर जाता अगर गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन ना होती। क्योंकि इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन शदीद धुंध के बायस कुछ दिखाई न दे रहा था। वो बमुश्किल ब्रेक लगा पाया था। गाड़ी के टायर ज़ोरदार आवाज़ के साथ चिड़चिड़ाए थे, मगर वो भी अपने नाम अपनी तर्ज की एक ही लड़की थी। किसी चीज़ में खो जाती तो फिर खो ही जाती थी। जब इस पर हॉर्न की आवाज़ का भी असर ना हुआ तो अपनी गाड़ी से उतर आया। 31, 32, 33, 34, 35, 36। हेलो बेबी, हेलो, स्टॉप इट। इसने सख्त लहजे में से रोकते हुए इसकी फ़ुटबॉल भी उचक ली थी। तब इसने सर उठाकर देखा था। एज़द अफंदी लम्हा भर को ठिठक गया, क्योंकि इस कम उम्र सी लड़की की आंखें गज़ब की काट टकती थी। देखने वाला पहली नज़र में गड़बड़ा के रह जाता। वो कुछ भी कहे बगैर खामोशी से देख रही थी। आप होश में? इस मौसम में रोड पर चलना ही हमाकत है, कदर के रोड पर खेलना। सरासर नुकसान है अपना। वो उसे सरजनिश कर रहा था। मैं अपना नुकसान ही तो करना चाहती हूँ, वो जिस अंदाज से बोली एज़द और भी ठिठका था। आपका नाम जान सकता हूँ? नो। इसने सख्ती से इनकार किया और इसके हाथ से फुटबॉल छपटती हुई आगे बढ़ गई। और हाँ, आइंदा मैं खेल रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। इसने जाते जाते एज़द को वार्निंग दी और वो इसे रोकता रह गया। सुनो, रुको, मेरी बात तो सुन जाओ। एज़द पलट कर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए अजीबो गरीब लड़की को सोचकर हैरान हो रहा था। मैडम, आज फिर किशमाला ने एक लड़की को ज़ख्मी कर दिया। इसकी नाक और मुंह से खून बह रहा है। चपरासी ऑफिस रूम का दरवाज़ा खोलकर बदहवासी में अंदर दाखिल हुआ और इस इत्तला पर मिसेज़ अफंदी ने बेख्तियार अपना सर थाम लिया। एज़द ने चौंक कर अपनी माँ मिसेज़ अफंदी को देखा। ठीक 10 मिनट 10 सेकंड के वक्फे से 9th क्लास की टीचर मैडम रक्षंदा और इनके पीछे स्टूडेंट्स बच्चियाँ अंदर दाखिल हुई। मैडम, किशमाला को किसी स्कूल या अकेडमी में नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। वो एक पागल लड़की है, नफ्सियाती मरीज़ा है वो। चंद रोज़ पहले काशी ने मैडम रक्षंदा के साथ भी काफ़ी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया था, इसलिए मैडम रक्षंदा का पारा आज बहुत हाई हो रहा था। कूल डाउन मिस रक्षंदा, पहले बताओ तो पता तो चले कि आखिर हुआ क्या, गलती किसकी है? मिसेज़ अफंदी ने इन्हें ठंडा करने की कोशिश की। मैडम, वो किशमाला फुटबॉल खेल रही थी। रानिया ने कहा मैं भी खेलूंगी, लेकिन किशमाला ने मना कर दिया। रानिया फिर भी इसकी बॉल के साथ खेलने लगी। तब किशमाला ने किक लगा के बॉल इसके मुंह पर दे मारी और रानिया की नाक और मुंह से खून बहने लगा, लेकिन किशमाला फिर भी इसको अपनी बॉल से मारती रही। जब हमने मैडम को बुलाया तब रानिया का बहुत सा खून बह चुका था। वो ज़मीन पर गिरी हुई थी और किशमाला इसे मार रही थी। रानी की कज़न और क्लास फेलो अस्मा ने इसे सारी तफसील बयान की, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह थी। इसने सारे वाक़े को और देखा था। तो फिर गलती पहले रानिया की है ना? मिसेज़ अफंदी जानबूझकर किशमाला की गलती से निगाह चुरा रही थी। मैडम, ज़रा सी गलती का ये मतलब नहीं कि इसको लहूलुहान कर दिया जाए। काशली ने इसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैडम रक्षंदा हकीकत में काशली से खार खाए बैठी थी। मिसेज़ अफंदी ने फिर भी तहम्मुल से मामला संभालने की कोशिश की। मैं आज इसकी मदद से बात करूँगी, आप प्लीज़ बर्दाश्त से काम लें। मैडम, हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि हमारे साथ आपकी एकेडमी में कैसा सलूक हो रहा है। आपने एबनॉर्मल बच्चों को भी एडमिशन दे रखा है। रानिया की कज़न अस्मा काफ़ी तेज़ लड़की थी। इसने ज़िंदगी से कहा और ऑफिस रूम से चली गई।
किशमाला इस अकेडमी में पिछले 1 साल से ऐसे हज़ारों कारनामे सर अंजाम दे चुकी थी और सभी इसे जिच हो चुके थे। रानिया का ट्रीटमेंट करवा के इसे घर भेज दिया गया और साथ ही मिसेस अफंदी ने रानिया के वालिदैन को फ़ोन करके बाकायदा माजरत की थी और फ़ोन बंद करते हुए गहरी सांस खींची। उफ़, इस लड़की ने जीना हराम कर रखा है, हमारी अकेडमी की रेपुटेशन ख़राब करने पर तुली है। इन्होंने झुंझलाकर कहते हुए हाथ में पकड़ा पेन टेबल पर पटक दिया। कौन है ये लड़की और आप इसे अकेडमी से बाहर क्यों नहीं करती? ऐसा जो किसी काम के सिलसिले में अपनी माँ से मिलने अकेडमी चलाया था, कब से खामोश तमाशाई बना बैठा था। माँ की बेजारी कोफत देखकर इस्तफसार किए बगैर नहीं रह सका। कैसे निकाल दूँ? वो सायरा हैदर की बेटी है, किशमाला हैदर, शाहनवाज हैदर की साथी। मिसेस अफंदी के लहजे में बेचारगी उतर आई क्योंकि इन्होंने किशमाला को खुद अपने गले डाला था। ओह, एज़द ने बेख्तियार होंठ सुकेड़े थे क्योंकि वह सायरा हैदर को अच्छी तरह जानता था। मिसेस अफंदी और सायरा हैदर में दोस्ती का काफ़ी गहरा और पुराना रिश्ता था। आखिर दोस्ती का कुछ लिहाज भी तो रखना था। तो आप सायरा आंटी से इसके बारे में बात क्यों नहीं करती? वो खुद इसे समझाए, वो ऐसा क्यों करती है? एज़द ने अपनी तरफ से इन्हें मशवरा दिया। वो इसे जिच करने के लिए तो ऐसा करती है, पहले भी कई स्कूल्स और अकेडमी से डिस्चार्ज होकर आ चुकी है, इसलिए सायरा परेशान थी। इसने मुझसे मसला शेयर किया तो मैंने इसे तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि मैं काशली को सुधार दूंगी, वो पढ़ेगी, अपनी आदत और त्वार भी बदलेगी। यूँ समझ लो कि वो मेरे लिए एक चैलेंज थी। इसने मुझे नाक को चने चबवा दिए। अब तुम खुद सोचो, 1 साल पहले जिस लड़की को मैंने चैलेंज समझकर कबूल किया, अब क्या इसकी माँ से ये कहूँ कि मैं हार गई और बिलशत भर की लड़की जीत गई है? मिसेस अफंदी ने अपने उलझन अपने बेटे के सामने कही, वो भी माँ का मसला समझ गया। वो किसी किस्म की एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं? अरे एहसास कमतरी कहाँ से होगा? अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद, अच्छा पहनती है, अच्छा खाती है, अच्छा खर्च करती है, शक्ल सूरत में भी कम नहीं, रंगत से लेकर नैन नकुश तक खूबसूरत और पुरकशिश है, शहर के अच्छे और महंगे तरीन तरीमी अदारों में पढ़ती है। इस उम्र में से और क्या चाहिए? अभी बच्ची 10वीं क्लास में पढ़ रही है, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई मोहब्बत का मसला है, इसलिए ऐसा करती है। इसकी तो रूटीन भी बिल्कुल तीर की तरह सीधी है, घर से स्कूल और स्कूल से घर, फुटबॉल खेलना या फिर साइकिलिंग करना, बस इसके अलावा तो इसका कोई और शौक और मसरूफियत भी नहीं। एज़द के सवाल पे इन्होंने तफसीली जवाब दिया। वो चुप हो गया। लेकिन मॉम, कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है। एनीवे, इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे, अभी आप मेरे साथ घर चलें, डैड इंतज़ार कर रहे होंगे। वो सर झटक कर कहते हुए कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। इतने में मिसेस अफंदी के मोबाइल पर बीप शुरू होगी। इन्होंने मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नंबर देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। चलो चलते हैं, तुम्हारे डैड कुछ ज़्यादा बेचैन हो गया। वो मुस्कुराते हुए खुद भी कुर्सी से उठ गई और अपना मोबाइल और बैग वगैरह लेकर एज़द के साथ ही बाहर आ गई। ये अकेडमी इस्लामाबाद के महंगे तरीन और मयारी तलीमी इदारों में शुमार की जाती थी। इस अकेडमी की तरक्की और कामयाबी के पीछे मिसेस अफंदी की दिन रात की मेहनत और लगन का हाथ था। सब कुछ अपने बलबूते पर कायम किया था और आज वो बहुत मुतमिन और कामयाब थी क्योंकि इनकी अकेडमी शहर के बेहतरीन तलीमी इदारों में शुमार होती थी। क्लासरूम्स के सामने बने कॉरिडोर से गुजरकर दोनों माँ बेटा लॉन में बनी सुरख बजी की रविश पर आ निकले और यूं ही अपने ध्यान में आगे कदम बढ़ाते एज़द की निगाह बाएं तरफ बने प्लेग्राउंड की सिमत उठी तो कदम थम गए। मॉम, ये वो लड़की कौन है? इसने प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलती लड़की की सिमत इशारा किया जो अपने खेल में ऐसी जुनूनी हो रही थी कि आसपास का भी होश नहीं था। यही तो है काशली। जितना नाम अजीब था इतनी ही वो खुद भी अजीब थी। एज़द की आंखों में 2 रोज़ पहले का मंजर घूम गया जब वो सड़क के बीचों बीच खेल रही थी और वो हॉर्न पे हॉर्न दे रहा था। और हाँ, आइंदा मैं खेल रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना है। एज़द को इसकी वार्निंग भी अच्छी तरह याद थी। मुझसे पहले दिन ही काफ़ी अजीब और सरफरी लगी, लेकिन अब तो दिलचस्पी लग रही थी। मैं अपना नुकसान ही तो करना चाहती हूँ। इसे इसकी एक और बात याद है, वो ज़ेर बड़बड़ा के रह गया। अच्छा, तो इस चीज़ का नाम है काशली। इसकी सोच बहुत ऊंची, बहुत दूर तक उड़ान भर चुकी थी। वो सचमुच एक चैलेंज ही थी, मिसेस अफंदी के लिए भी और एज़द अफंदी के लिए भी महज एक चैलेंज। मैंने तुम्हें मिल्क शेक लाने को कहा था। वो मुलाजमा के हाथ में दूध का गिलास देकर गुस्से में आ गई। वो मैडम ने कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपको मिल्क शेक की बजाय दूध पीना चाहिए, इतने बुखार में ठंडा जूस अच्छा नहीं होगा। मुलाजमा ने मिल्क शेक ना लाने का जवाब बताया। चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं लेना। आई से गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। वो धारने लगी थी। मुलाजमा को हवस खड़े देखकर इसने दूध का गिलास उठाकर दीवार में दे मारा और मुलाजमा इसका ऐसा जुनूनी अंदाज देखकर खौफजदा होते हुए बाहर को भागी थी। लेकिन इसी लम्हे सायरा हैदर इसके बेडरूम में दाखिल हुई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इन्होंने फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े और दूध देखकर सख्ती से पूछा। ये तमाशा नहीं, इस इडियट को वार्निंग है कि आइंदा मेरे लिए वही चीज़ लेकर आए जो मैं कहूँ। वो भी जवाबन कुछ कम नहीं थी। इसे दूध लाने को मैंने कहा था। बुखार में मिल्क शेक पियोगी तो और बीमार हो जाओगी। ठंडा मिल्क शेक हड्डियों में उतर जाएगा तुम्हारे। तो उतर जाए क्या होगा? मर जाऊंगी या बीमार हो जाऊंगी? वैसे भी बीमार तो मैं अब भी हूँ। इसने बेजारी से जवाब दिया, लहजा वही असली हठधर्मी से भरा हुआ था। बीमार भी तुम अपनी हरकतों की वजह से हुई हो। किसने कहा यूँ शदीद सर्दी और धुंध में बगैर किसी गर्म कपड़े के सड़कों पर घूमती फिरो? वो उसे सर्जनिश कर रही थी। हाँ, आज तक जो कुछ भी हुआ मेरी हरकतों की वजह से तो हुआ है। वो काटदार लहजे में बोली। काशली, अपनी हद में रहा करो। मैं अपनी हद में ही रहती हूँ, आप अपनी हद से निकल कर मेरी हद में आ जाती हैं। मैं अगर आपकी हद में मुदाखलत नहीं करती तो आप भी मेरी हद में मुदाखलत मत किया करें। इसने माँ को बदतमीजी से जवाब दिया। सायरा हैदर जिच हो गई। प्लीज़ और कुछ मत कहिएगा। मैं अगर पीऊँगी तो मिल्क शेक ही पीऊँगी, वरना कुछ नहीं पीऊँगी। वो कहकर कंबल से उठी और जोगर्स पहने, पोनीटेल बांधी और दंदनाती हुई बाहर निकली। काशली, रुको, बात सुनो। इन्होंने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन वो धड़ धड़ करती सीढ़ियाँ उतर गई। इसका रुख गैराज की सिमत था। इसने अपनी साइकिल निकाली और गेट अबूर कर की। आज भी शहर में मामूल के मुताबिक सर्दी अरूज पर थी और धुंध ने अलग आफत मचा रखी थी। इस्लामाबाद में तो सर्दी और धुंध की कुछ ज़्यादा ही गंभीरता छाई हुई थी।
कमरे से बाहर निकलते कपकपी सी छा जाती, लेकिन किशमाला मौसम की संगीनी से लापरवाह बेहिसी का मुजाहरा करती साइकिल लेकर रोड पर आ गई। सुबह के 7 बजे का वक्त था और मौसम की वजह से दूर दूर तक ज़िंदगी में कोई हलचल नहीं थी। फिर भी वो साइकिलिंग करती रहायशी इलाके से काफ़ी दूर आ गई। सुर्ख धुंध के थपेड़े इसके गुलाबी चेहरे को सफ़ेद बर्फ़ की सी रंगत अता करते हुए गुजर गए थे। हाथों की उंगलियां सुन्न हो चुकी थी, मगर वो बेहिस्पनी आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। इसका रुख पार्क की सिमत था। वो अपनी साइकिल जॉगिंग ट्रैक पर भगाना चाहती थी। वो साइकिल को ट्रैक पर ले आई। ट्रैक पर इसे जैसे कई और सरफिरे भी धुंध और सर्दी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, लेकिन फ़र्क यह था कि इन्होंने बाकायदा ट्रैक सूट पहन रखे थे, लेकिन किसी ने सर पर ऊनी टोपी और किसी ने मफलर लपेट रखा था, जबकि इसने कोई गर्म कपड़ा नहीं लिया हुआ था, सिर्फ सायरा हैदर की ज़िद में। अपनी सोचों में गलता वो शाम वो जॉगिंग ट्रैक से साइकिल भिगा रही थी, जब अचानक एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आते हुए वो किसी जानदार चीज़ को एक धमाकेदार टक्कर मार बैठी थी, और दूसरे पल इस जोरदार तसादम पर वो धड़ाम से ज़मीन पर आ रही थी। इसकी चीख पे सख्त और बुलंद थी, इसके साथ साथ इस जानदार चीज़ को भी ज़मीन बोस होना पड़ा था। किशमाला खुद अपनी साइकिल के नीचे दबी हुई थी। इसका सर ज़मीन से इतनी ज़ोर से टकराया था कि एकदम तेज़ से खून का फवारा बह निकला। ये क्या बदतमीज़ी, आप देख कर नहीं चल। इज़्ज़त ने ज़मीन से उठकर संभलते हुए गुस्से से साइकिल सवार को देखा, लेकिन इसकी सूरत देखते ही कबल रविश में बहते खून की रवानी देखकर इसके सख्त अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो अपना गुस्सा भूलकर तेजी से झुका और उसके ऊपर गिरी साइकिल को उठाकर परे फेंका और तेजी से कंधों से थाम के सीधा किया। फिर बुरी तरह चौंक गया। आप? इसने घुटी घुटी आवाज़ में कराहती हुई किशमाला को हैरत से देखा। वो अपनी पेशानी पर हाथ रखे हुए थी, मगर खून की धार हाथ की उंगलियों के दरमियान से रास्ता बनाकर बहती जा रही थी। इसके रुखसार, गर्दन और कमीज़ खून से भीग रहे थे। पापा! दम तोड़ते हवासों में उसने अपने बाप को पुकारा। इज़्ज़त ने इसके लबों से निकलने वाले इस लफ्ज़ को सरसरी तौर पर सुना, मगर फिर अपनी याददाश्त में काफ़ी संजीदगी से महफूज किया। किशमाला, आंखें खोलो। इसने इसका रुखसार थपक कर मतवजा करना चाहा, मगर इसके असाब जवाब दे चुके थे। शदीद बुखार से होने वाली नकाहत और शदीद चोट से होने वाले दर्द ने इसे बेदम कर दिया था। आसपास कुछ लड़कियां और मर्द भी जमा हो चुके थे। एज़र इसे उठा के पार्क से बाहर अपनी गाड़ी में ले आया। एक आदमी ने इसकी साइकिल लाकर एज़र के हवाले कर दी। वो इसे सीधा हॉस्पिटल ले चला आया। किशमाला के घर से निकलने के बाद सायरा हैदर भी घर से चली गई थी। इनकी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। इन्हें दुबई जाना था। एज़त ने मिसेस अफंदी से इनके घर का फ़ोन नंबर लेकर फ़ोन किया तो मुलाजमा से पता चला कि वो जा चुकी हैं। लिहाजा किशमाला की जिम्मेदारी खुद एज़त को ही उठाना पड़ गई। मिसेस अफंदी अकेडमी जाने के लिए तैयार थी, इसलिए फ़ोन पर ही एज़त को इसका ख्याल रखने की ताकीद करके अकेडमी चली गई, और वो ट्रैक सूट में मलबूस अस्पताल की राहदारी में टहलता इसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर ने इसे इत्तला पहुँचाई। आपकी पेशेंट होश में आ चुकी है। वो इत्तला मिलते ही कमरे की तरफ भागा। इसके हाथ में लगी ड्रिप भी ख़त्म हो चुकी थी। आप अपनी पेशेंट को घर ले जा सकते हैं, अब ये बेहतर है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नर्स ने इसे बताया तो वो सर हिलाकर इसकी तरफ आ गया। हेलो, कैसी तबीयत है? वो काफ़ी नरमी और आसान से पूछ रहा था। किशमाला ने चौंक कर इसे देखा। आप कौन? चेहरा कुछ देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन फौरी तौर पर कुछ याद नहीं है कि कहाँ देखा है। मैं वही हूँ जिसे आपने पहाड़ समझ कर टक्कर मारी थी। एज़त के अंदाज में हल्की सी शरारत थी। ओह, मेरी साइकिल आपसे टकराई थी? वो परेशान होगी, लेकिन मैं कैसे यहाँ? इसने अस्पताल के दरो दीवार देखे। आपको वही पहाड़ उठा कर लाया। इसने शाने उचका कर कहा। लेकिन मैं तो, इसने मज़ीद कुछ कहना चाहा, मगर एज़त ने रोक दिया। आप सारे सवाल यहाँ ही बैठे बैठे कर लेंगी या घर भी चलेंगी? इसने इसे उठने का इशारा किया, लेकिन वो कोशिश के बावजूद अपने दोनों पैरों पर खड़ी ना हो सकी। एक पाँव में यकीनन मोच आ चुकी थी। आइए, मैं आपको गाड़ी तक साथ ले चलता हूँ। इसने किशमाला को सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो बिदक गई। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। इसने इनकार कर दिया। ओके, एज़ यू विश। जाइए, शौक से जाइए। इसने लापरवाही से कहकर इसे रास्ता दिया। किशमाला ने 2-3 कदम उठाए, लेकिन लगड़ाते हुए, जिसकी वजह से दर्द की अजियत से इसके माथे पर सर्दी में पसीना आ गया। वो बमुश्किल कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी। रहने दीजिए मैम, आपको उठाकर यहाँ तक ला सकता हूँ तो आपको लेकर आपके घर तक भी जा सकता हूँ। इसने आगे बढ़कर किशमाला का बाजू पकड़ लिया और उसके जिस्म हल्के हल्के काँप रहा था। एज़त बमुश्किल इसे सहारा देकर अपने साथ गाड़ी तक लाया। वो गाड़ी के करीब आकर ठहर गई, जैसे गाड़ी में बैठने का कोई इरादा ना हो। ये मेरी ही गाड़ी है, किराए की या फिर चोरी की नहीं है। थोड़ी देर पहले आप इसी गाड़ी में सफ़र भी कर चुके हैं। यकीन नहीं आता तो पिछली सीट देख लीजिए, आपका खून अभी भी ताज़ा है। मुझे अब गाड़ी भी वॉश करवानी पड़ेगी। एज़त ने मुंह बनाकर कहा। अरे मैम, खुदा के लिए बैठ जाइए, आपको मेरे साथ ही जाना है। आपको लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी मॉम दुबई के लिए निकल चुकी हैं। एज़त के झंझलाए हुए अंदाज़ पर किशमाला ने चौंक कर देखा। आपको कैसे पता चला कि मेरी मॉम दुबई के लिए जा चुकी हैं? बताता हूँ, आपको सब बताता हूँ, पहले गाड़ी में तो बैठिए। इसने फ्रंट डोर खोलते हुए कहा, और किशमाला चंद सेकंड सोचने के बाद गाड़ी में बैठ गई। वो घूमकर दूसरी तरफ से आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर डालते हुए फिनांस की तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ, तो मिस किशमाला हैदर, क्या कह रही थी आप? इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा। वो उलझी उलझी नज़रों से इसे ही देख रही थी। आपको मेरे नाम का कैसे पता चला? इसका सवाल बदल चुका था। क्या बताऊं, आपके नाम का कैसे पता चला? ये आपकी मॉम का कैसे पता चला? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। दोनों बताएं। ओके, दोनों बता देता हूँ। दरअसल इत्तेफाक से हम दोनों एक ही टाउन के रहने वाले हैं। पहले कभी इसलिए सामना नहीं हुआ कि मैं कराची अपनी ननियाल में होता था। हाल ही में वापस इस्लामाबाद आया हूँ। यहाँ इस्लामाबाद में मेरे डैड अपना बिजनेस चला रहे हैं, और मॉम अकेडमी, वही अकेडमी जहाँ आप आज कल ज़ेरे तलीम है। आइंदा आपके क्या इरादे हैं ये मैं नहीं बता सकता। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ कि आप कुछ अरसे में इस अकेडमी से निकलने वाले, क्योंकि मेरी मॉम यही कह रही थी, अब और नहीं।
इसने आसानी से इसे सब बताया। वो आंखें फैलाए हैरान परेशान सी आज़ाद को देख रही थी। तो गोया मिसेज़ अफंदी का बेटा था। आप काफ़ी ज़हीन है यकीनन। आप मेरे इस लंबे चौड़े तारुफ से जान चुकी होंगी कि मैं कौन हूँ, और ये कि मुझे आपके नाम का और आपकी मॉम का कैसे पता चला। मैं तो आपको इतने दिनों से जानता हूँ, बस आप ही मुझे नहीं जानती। इसने कंधे उचकाते हुए कहा, और कश्माला हक्का बक्का से इसकी सूरत देख रही थी। मैं तो ये भी जानता हूँ कि आप फुटबॉल बहुत शौक से खेलती हैं, लेकिन अफसोस के अकेली खेलती हैं। वो बेचारगी से कह रहा था। काशली को मजीद हैरानी भी। वैसे आप फुटबॉल शौक से खेलें, लेकिन प्लीज़ रोड पर मत खेला करें। इसकी बात पर कश्माला के जहन में झमाका हुआ। इसे चंद रोज़ पहले वाला वाक़या याद आ गया, और इस याद में एज़त की सूरत वाज़ेह हो गई थी, जिसकी वजह से ये उलझन भी मिट गई कि इसे देखा है तो कहाँ देखा है। एज़त ने विंडो स्क्रीन से नज़रें हटाकर देखा तो वो आंखें फैलाए इसे ही देख रही थी। वो इसकी इस कदर हैरानी पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। हैरान करने वाला शख्स जब खुद हैरान होता है तो बहुत दिलचस्प लगता है, जैसे आप। इसने शरारत से मुतबस्सम लहजे में कहा। तो कश्माला चौंक कर नजरें फेरने पर मजबूर होगी। क्यों मिस कश्माला, मैंने कुछ गलत कह दिया? वो इसकी चुप महसूस करके दोबारा से इस्तफसार कर रहा था। अरे हेलो, कुछ तो कहें, मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ। एज़त ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। इसने खिड़की से नज़र हटाकर एक बार फिर एज़त की सिमत देखा। आपको मेरे बारे में मेरी मॉम से पता चला या अपनी मॉम से? इसे रह रह कर न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। एज़त इसकी सोच पड़ चुका था। मुझे आपके बारे में ना अपनी मॉम से पता चला और ना अपनी मॉम से, बल्कि मुझे तो आपके बारे में आपकी टीचर्स और क्लास फेलो से पता चला। इस रोज़ जब आपने रानिया नाम की लड़की को फुटबॉल से मार मार कर ज़ख्मी कर दिया, इत्तफाकन इस रोज़ मैं भी वहीं था। एज़त ने जानबूझकर रानिया का हवाला दिया ताकि इसे अपने किए गए का एहसास दिला सके, और सचमुच कश्माला की नज़रें इसकी बात पर झुक गई थी, यानी इसे वाकई शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वैसे मुझे आपकी बहादुरी पर बड़ी हैरानी हुई। इतने सारे लोगों में आपने इस लड़की को पीट कर रख दिया। वेल डन। पता नहीं वो तंज कर रहा था या मजाक उड़ा रहा था। कश्माला कुछ भी समझ नहीं सकी। इसने कश्माला के घर के गेट के सामने हॉर्न दिया था। चंद सेकंड में चौकीदार ने गेट खोल दिया। वो गाड़ी अंदर ले गया। रविश पर गाड़ी रुकी तो इसने फ़ौरन अपनी साइड का दरवाज़ा खोल दिया। आराम से, मैं आपको खा तो नहीं जाऊँगा, भागने की इतनी जल्दी क्यों है? वो गाड़ी से उतरकर तेज़ से इसकी साइड पे आया और इसे सहारा देकर गाड़ी से उतरने में मदद दी। वो इनकार करना चाहती थी, लेकिन इसे यह भी पता था कि इतने शदीद दर्द की वजह से वो खुद चल नहीं पाएगी, इसलिए ना चाहते हुए भी चुप हो गई थी। दाखिली दरवाजे के सामने वाला हिस्सा और कॉरिडोर अबूर करके वो ड्राइंग रूम तक पहुँचे। एज़र इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता झुककर चलने की वजह से खुद भी थक गया था, इसलिए इसे ड्राइंग रूम के सोफे पर बिठाकर बमुश्किल सीधा हुआ। उफ़, लगता है गर्दन अकड़ गई है। इसने अपनी गर्दन से लाई। अरे छोटी बीबी को क्या हुआ? इनकी मुलाजमा अंदर आई तो कश्माला के माथे पर सफ़ेद पट्टी बंदी देखकर घबरा गई। बस आपकी छोटी बीबी को शौक हुआ और दीवार से टक्कर दे मारी, और दीवार से टक्कर मारने पर यह तोहफ़ा तो मिलेगा ना। एज़र मुसलसल गैर संजीदगी से बात कर रहा था और कश्माला मुसलसल चुप थी। वो इस बंदे को कहती भी तो क्या। मिस कश्माला हैदर, मैं जानता हूँ आप इस वक्त दिल ही दिल में मुझे गालियाँ दे रही हैं और ये भी सोच रही हैं कि यह अज़ाब कब टले, लिहाजा आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैं जा रहा हूँ। मुसलसल 4 घंटों से आपकी तीमारदारी कर रहा हूँ, मगर फिर भी आपकी बेरौनक और सड़ील शक्ल पर शुक्रिया और मेहरबानी का कोई साया तक भी नहीं है। कोई और लड़की होती तो बिच जाती। खैर कोई बात नहीं, मैंने सोचा था आपको घर ड्रॉप करके फिल्मी हीरोज़ की तरफ फ्रेंडशिप ऑफर करूँगा, लेकिन आपकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि फ्रेंडशिप के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड वेज़ा कर रखा है आपने, इसलिए मैं अपनी फ्रेंडशिप की ऑफ़र अपने साथ ही वापस लेकर जा रहा हूँ। जिस रोज़ ये नो वैकेंसी का बोर्ड हटेगा इस रोज़ ऑफ़र करूँगा, इसलिए फ़िलहाल गुड बाय। वो रवानी से कहकर माथे तक हाथ ले जाकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया और कश्माला इसके नॉन स्टॉप बोलने और बातों पर बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट नहीं रोक सकी। वो वाकई जिंदा दिल इंसान था, अपनी तकलीफ और दर्द भूलकर इसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी, और ये मुस्कुराहट शायद इस साल की पहली मुस्कुराहट थी। वो साल में 2-3 बार ही मुस्कुराती थी, क्योंकि इसे मुस्कुराने के लिए कोई बात, कोई वजह, कोई सबब जो नहीं मिलता था। कोई होता तो इससे मुस्कुराने पर उकसाता भी। बस एक सायरा हैदरी थी, और वो भी अक्सर इसे इसके हाल पर छोड़कर चली जाती। माशाल्लाह, आप मुस्कुराती भी हैं। एज़ ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे की चौखट से टेक लगा इत्मीनान से खड़ा इसे देख रहा था। कश्माला सिटपटा गई। डोंट वरी, मुस्कुराती रही है, मैं तो बस ये कहने आया था कि आपका नाम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है। कश्माला, ये गालबन फारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है फूलों की लड़ी, यानी फूलों का हार, और आपका निकनेम भी बहुत अच्छा है, काशली, मतलब नफ़ा बख्श। वो कितने सुकून से खड़ा इसके नाम की तारीफ़ किया जा रहा था, और कश्माला और काशली हैरानी से देख रही थी। अपने नाम का मतलब वो खुद भी नहीं जानती थी, इसने तो इसकी उर्फियत तक के मायने बता दिए थे। और मज़े की बात यह है कि अपने नाम की तरह आप खुद भी बहुत प्यारी हैं। बस अपने माथे पर बड़ी गुस्से और नागवारी की शिकनें हटा दे तो और भी अच्छे लगेंगी। एनीवे, अब पक्का जा रहा हूँ, हो सका तो कल फिर आऊँगा आपकी आरत के लिए, लेकिन वादा नहीं करता। वो मुस्कुराते हुए कहकर इसे हाथ हिलाते हुए पलट गया, और कश्माला इसे ही सोचती रह गई। दूसरे दिन सुबह ही सुबह न चाहते हुए भी लाशौरी तौर पर इसे एज़त का इंतजार था। मेन डोर की बेल बजी तो वो अपने बेडरूम में थी। पाँव की मोच की वजह से खुद बेडरूम से निकलकर बाहर भी नहीं आ सकती थी। फरीदा, इसने ऊंची आवाज़ में मुलाजमा को पुकारा, लेकिन वो ऊपर अपने कमरे में थी और फरीदा नीचे काम कर रही थी। बंद कमरे से इसकी आवाज़ नीचे कैसे जाती? वो कंबल हटाकर खुद ही उठी और एक पाँव का सहारा लेकर बमुश्किल दर्द जब्त करती हुई बाहर निकल आई। फरीदा, इसने रेलिंग के करीब आकर दोबारा आवाज़ दी। जी छोटी बीबी, आपने बुलाया? वो भागी आई थी। बाहर मेन डोर की बेल बजी थी। कौन था? इसने इशारा करके पूछा। छोटी बीबी साहिबा, वो चौकीदार अखबार और मैगजीन दे के गया। इसने बेल बजाई थी।
फरीदा के जवाब पर इसका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। इसने आहिस्ती से सर हिलाकर कहा और पलटकर अपने बेडरूम में आ गई। बाथरूम में जाकर ब्रश किया और पेशानी से नीचे का चेहरा धोकर बाहर निकल आई। क्योंकि पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी इसलिए पेशानी नहीं भिगो सकती थी। फिर कपड़े तब्दील किए और बड़ी मुश्किल से फरीदा के साथ नीचे उतर आई। फरीदा इसका नाश्ता लगा चुकी थी। रात को मैडम का फ़ोन आया था, तो आपका पूछ रही थी। फिर मैंने कहा कि आपको बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत खून बहा, डॉक्टर ने टांके भी लगाए। मुलाजमा ने तफसील बताई। फिर वो बहुत परेशान हुई थी। फिर इसके फिर ने फरीदा को खामोश करवा दिया। बताओ ना फिर क्या कहा उन्होंने? काशली जानबूझकर पूछ रही थी। फिर क्या कहना था उन्होंने? फ़ोन बंद कर दिया। कह रही थी छोटी बीबी का ख्याल रखना, सुबह फ़ोन करूँगी। मैं भी यही सुनना चाहती थी, और वो कुछ और कह भी नहीं सकती। तुम अगर इनसे ये कहती कि किश्माला का सर कट के, तब भी वो कहती कि इसके सर का ख्याल रखना, मैं दोबारा फ़ोन करूँगी। इसने तलखी से कहते हुए सर झटका और नाश्ता करने लगी। इतने में फ़ोन बजने लगा। फरीदा तेज़ी से लाउंज पे रखे सेट के पास आई। हेलो जी, वो घर पर नहीं है। किश्माला फरीदा की आवाज़ बआसानी सुन रही थी। वो मैडम के साथ दुबई गई हैं। अब की बार किश्माला के कान खड़े हो गए। वो तेज़ी से कुर्सी धकेल के खड़ी हुई तकलीफ़ के बावजूद लाउंज पे पहुंच गई। नाश्ता यूं ही अधूरा पड़ा था। फ़ोन बंद मत करना, काशली ने तेज़ी से आवाज़ दी, लेकिन फरीदा ने फ़ोन रख दिया। वो जी रॉन्ग कॉल थी। इसने बहाना गढ़ा। चटाख! काशली ने आओ देखा ना दाओ इसे जन्नाटेदार थप्पड़ दे मरा। इडियट, ये रॉन्ग कॉल ही मेरे पापा का फ़ोन था, और तुम इनसे झूठ बोल रही थी कि मैं घर पर नहीं हूँ। वो शाम की तरह पनका रही थी। इसका दिल चाह फरीदा का खड़े खड़े कीमा बना दे। छोटी बीबी, वो मैडम ने मना, दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। वो फरीदा को सचमुच मार देने के दर पे हो रही थी, और फरीदा को पता था कि वो घर में अकेली है, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं, इसलिए फ़ौरन वहाँ से हट गई। लेकिन किश्माला का अफसोस फिर भी कम नहीं। वो वहीं सोफे पर बैठ कर रोने लगी। कितने दिन हो गए थे इसने शाहनवाज हैदर की आवाज़ नहीं सुनी थी, ना ही वो इस्लामाबाद आए थे। वो अंदर ही अंदर इन्हें कितना याद करती थी, वो इसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। आज इनके फ़ोन का पता चला तो वो एकदम खुश हो उठी थी, लेकिन इस एक पल की खुशी भी फरीदा ने रिसीवर क्रैडल पर रखकर ख़त्म कर दी। और इसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या से क्या कर डाले। गुड मॉर्निंग। अचानक लाउंज के दरवाजे से एज़त अफंदी की आवाज़ उभरी थी। किश्माला ने चौंक कर देखा। अलबत्ता ये और बात कि एज़त भी इसे देखकर चौंक किया, क्योंकि वो रो रही थी। इसके गुलाबी रुखसार आंसू से भीगे हुए थे और आंखों की तीखी काट बेबसी में ढली हुई थी। एज़त को ये किश्माला पहले चंद दिनों वाली किश्माला से बहुत मुख्तलिफ लगी। किश्माला हैदर की आंखों में आंसू? वो करीब आते हुए हैरत से पूछ रहा था। आंसू के नसीब इतने अच्छे कब से हो गए? ओए होए, सैलाब लाने का इरादा है क्या? मुल्क के हालात तो पहले इतने ख़राब है कि सैलाब बर्दाश्त नहीं होगा गरीबों से। इसने चुटकी बजाते हुए इसे मुतवज्जा किया। अरे सुबह सुबह घर में रोना धोना, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम ये काम भी करती हो। इसे बहलाने के सब जतन कर रहा था, लेकिन इसके आंसुओं की रवानी में कोई कमी नहीं आई थी। देखिए मोहतरमा, मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन फिर भी अपनी मसरूफियत से आपके लिए टाइम निकाल कर फ्लावर शॉप पर गया। आपके लिए ताज़ा फूलों का बुके बनवा के लाया हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप भी इन फूलों की तरह फ्रेश और हशाश विशाश हो जाएँ। लेकिन आप है कि मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रही, लिहाजा बेहतर यह है कि आप आराम से बैठ कर अपना शौक़ पूरा करें और मैं चला जाऊँ। वो बुके इसकी गोद में डाल के खड़ा हो गया। रुकें प्लीज़, किश्माला बेसाख्ता बोली। किस लिए रुकूं? आपको रोता देखने के लिए? वो इस्तज़ाइया लहजे में कह रहा था। आई एम सॉरी। इसने आहिस्ती से सॉरी कहा तो एज़न ने सर झटक दिया। दैट्स गुड। ये लें। इसने टिश्यू बॉक्स से 2-3 टिश्यू खींच के इसकी सिमत बढ़ा दी ताकि वो अपना चेहरा पहुँच सके। वैसे मैंने एक बात नोट किया, मॉडर्न लड़कियों के पास दुपट्टा नहीं होता, इसलिए इन्हें टिश्यू ज़ाया करना पड़ता है। लेकिन जबकि दूसरी लड़कियों की बड़ी सहूलत रहती है, वो दुपट्टे की सूरत में इतना बड़ा टिश्यू साथ लिए फिरती हैं। वक्त आने पर आंसू भी पहुँच लेती हैं और मुँह भी साफ़ कर लेती हैं। इनका काम भी हो जाता है, टिश्यू भी ज़ाया नहीं होता। इसकी बात पर किश्माला रोते रोते हंस पड़ी। इसकी हंसी इतनी बेसाख्ता थी कि एज़त ठहर के देखने पर मजबूर हो गया, और किश्माला इसे अपनी सिम देखते पाकर कदर चुप हो गई थी। वैसे मैंने एक और बात भी नोट की है। एज़त ने तमहीद बांधी, जिस पे किश्माला ने बेसाख्ता से सवालिया नज़रों से देखा। यही कि आप रोते हुए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हंसते हुए तो और भी अच्छी लगती है। यानी आपका हंसना भी कमाल है और रोना भी। वो इसे सताइशी नज़रों से देख कर कह रहा था। इसने सर झुका लिया। एनीवे आप ये बताएं, पाँव की मोच ठीक हुई है नहीं? वो सर झटक कर इसके करीब आ गया। नहीं, इसने नफ़ी में सर गर्दन हिलाई। मैं ठीक कर दूं? वो इजाज़त ले रहा था। कैसे? ये मेरा काम। आप ये बताएं कि मोच ठीक करवानी है नहीं? इसने इस बात में जवाब दिया। ओके, अब नहीं होगा। वो इसके सामने नीचे कालीन पर पंजों के बल बैठ गई। ये क्या कर रहे हैं आप? वो झिझक गई। आपके पाँव की मोच ठीक करने लगा। उसने काशली के सूजे पाँव को हाथ से दबाते हुए चेक किया और काशली दर्द से कराह उठी। डोंट वरी, थोड़ा सा दर्द तो सहना ही पड़ेगा। वो इसके पाँव को टखने से सहला रहा था। किश्माला बमुश्किल ज़ब्त किए दर्द बर्दाश्त करती रही, और यूं ही सहलाते सहलाते एज़त ने इसका पाँव एक झटके से हिलाकर खींचा था। काशली पूरी कुव्वत से चीख उठी। फरीदा भागती हुई लाउंज में। ठीक हो गया आपका पाँव, लेकिन अभी थोड़ी देर और चलने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी गर्म चीज़ से टकोर करें, सूजन उतर जाएगी। वो उठकर सोफे पर जा बैठा और किश्माला ने पाँव में दर्द की कमी महसूस की थी। अपनी छोटी बीबी को गर्म दूध का गिलास ला कर दो, इसने मुलाजमा को इशारा किया। गर्म दूध? फरीदा ने दोहरा के पूछा। जी गर्म दूध, मतलब नीम गर्म, हल्का गर्म। आई समझ? इसने अच्छी तरह समझाया। जी अच्छा। वो कहकर चली गई और थोड़ी देर बाद दूध का गिलास ले आई। लीजिए मिस किश्माला हैदर, दूध पी लीजिए।
इसने इशारा किया और ताज्जुब की बात थी इसने दूध पी लिया। फरीदा हैरान परेशान सी आज़त की शक्ल देखती हुई बाहर निकल गई। किशमाला ने बचपन से लेकर आज तक दूध नहीं पिया था, चाहे वो लोग कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लेते। और आज तो मौजा हो गया था और इस मौजे का सबब वो शख्स था। फरीदा ने आज़त को कई बार पलट कर देखा और इससे पहले कि वो कुछ देर और इसके पास बैठता इसके मोबाइल पर रिंग होने लगी और मोबाइल स्क्रीन पर नंबर देखते हुए फ़ौरन खड़ा हो गया। ओके फ़िलहाल चलता हूँ, मेरे डैड ऑफिस में मेरा इंतज़ार करें, आपसे फिर मुलाकात होगी, जल्दी से ठीक हो जाए। ओके गुड बाय। वो अलविदाई कलमात अदा करता हुआ कॉल अटेंड करते हुए बाहर निकल गया। किशमाला अपने पाँव को हिला जुला कर देखती हैरान हो रही थी क्योंकि दर्द बहुत हद तक कम हो चुका था। उफ खुदाया, इस लड़की ने नाक में दम कर रखा, मैं क्या करूँ। मिसेस अफंदी की शिकायत पर सायरा हैदर ने अपना सर थाम लिया। वो कल ही दुबई से वापस आई थी और आज मिसेस अफंदी ने अपने घर बुला लिया था। मुझे रानिया के पेरेंट्स ने तंग कर रखा है, वो कहते हैं किशमाला को स्कूल से निकालें वरना रानिया स्कूल छोड़ देगी। वो अपनी बच्ची को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकते जहाँ किशमाला जैसी लड़की जुनूनी और एबनॉर्मल। मिसेस अफंदी ने सायरा हैदर को साफ साफ बताया और वो जुनूनी और एबनॉर्मल के अल्फाज सुन के बिदक गई। फाखरा, ये तुम क्या कह रही हो। इन्होंने मिसेस अफंदी को बेयकीनी से देखा, इन्हें शौक लगा था इस बात पे। मैं ठीक कह रही हूँ और तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ कि ताकि तुम्हें पता हो कि घर से बाहर लोग इसके लिए क्या राय रखते हैं और तुम्हें क्या करना चाहिए। मिसेस अफंदी ने भी कोई भी लगी लपटी रखने की बजाय इन्हें दूसरों के ख्यालात से आगाह करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मॉम लोग अक्सर दूसरों के लिए गलत राय रखते हैं। सीढ़ियाँ उतरता है, इज़्ज़त संजीदगी से बोला और फिर इनके पास ड्राइंग रूम में आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसने सायरा हैदर को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा। सायरा हैदर ने इज़्ज़त को सरता पा देखा। काफ़ी खूबसूरत हैंडसम नौजवान था, पहले कभी बचपन में देखा था शायद और अब तो पहचाना ही नहीं चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं। मैंने कैसा होना है, बस एक ही तोक है गले में, इसने ज़िंदगी अज़ाब बना रखी है। वो झंझला कर बोली। वो तोक नहीं आंटी, वो आपकी बेटी है, इसने तहम्मुल से कहा। बेटी ऐसी हरकतें करेगी तो तोक ही कहूँगी ना, आप इसे तोक कहेंगी तो वो ऐसी हरकतें करेगी ना, इसने बरजस्ता जवाब दिया। सायरा हैदर ठिठक गई। वो जुनूनी या एबनॉर्मल नहीं है, इसे आपने खुद ऐसा बनाया। ये क्या कह रहे हो तुम, मैं गलत नहीं कह रहा, तुम इसे जानते हो बहुत अच्छी तरह से। इसने कंधे उचकाए और इज़्ज़त ने सब कुछ बता दिया कि इसका कशमाला से कैसे टकराव हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। सायरा हैदर ने न जाने क्या सोच कर कहा था। कैसी हेल्प, इज़्ज़त ने चौंक कर देखा। वो कुछ और किस्सा बना बैठी थी। मिसेस अफंदी मुतमिन नहीं थी लेकिन कह भी न सकी। सायरा हैदर बस इस हौसले का हल चाहती थी। वो अपने लॉन में फ़ुटबॉल खेल रही थी जब मुलाजमा इसके पास आई। इज़्ज़त साहब का फ़ोन है, आपको बुला रहे हैं। मुलाजमा कह के पलट गई और किशमाला बॉल उछालती भी अंदर आ गई। हेलो, वो हाँप रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रही हो। खेल रही हूँ। किसके साथ। अकेली। अकेली क्यों, कोई और है ही नहीं जिसके साथ खेलूँ। इसने कंधे उचकाए। मैं हूँ ना, मेरे साथ खेलो। मैं हारना नहीं चाहती। तो हरा दो, मैं हारने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे क्यों हारना चाहते हैं, तुम्हें जीत की खुशी बख्शना चाहता हूँ। इसकी बारी गंभीर आवाज़ ने नर्म नाजुक दिल पर बड़ा असर किया था। मेरी जीत की खुशी के लिए आप हार जाएंगे, वो दोहरा के पूछी थी। ऑफ कोर्स, तो फिर मैं ऐसा खेल ही नहीं खेलूंगी जिसमें आपको हारना पड़े, वो सादगी से कह रही थी। मेरे हारने से मत डरो, मुझे हार कर भी खुशी होगी। लेकिन मुझे आपको हरा कर खुशी नहीं होगी ना, इसने मुंह बनाया। तो फिर ऐसा करेंगे, हम खेल अधूरा छोड़ देंगे, ना आप हारे ना मैं हारूँ, इसने आइडिया दिया। ओके ये भी ठीक है, इज़्ज़त मान गया। एनीवे आप ये बताएं आपने फ़ोन क्यों किया था, इसने कुछ याद आने पर पूछा। मेरे साथ चलोगे, कहाँ। मार्केट। मार्केट क्यों। बस ऐसे कुछ शॉपिंग का मूड हो रहा है, सोचे तुम्हें भी साथ लेता चलूँ। आइसक्रीम खिला दूंगा, अगर मैं ना जाऊँ तो। किशमाला ने बात अधूरी चढ़ी। तो मैं समझूंगा तुम मुझे अभी भी अपना दोस्त नहीं समझती, तो इसमें गलत क्या है भला। वो सुकून से बोली। क्या इज़्ज़त का क्या इतना छत फाड़ किस्म का था। किशमाला बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओके ओके मैं चलती हूँ, वो मान गई और रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। इज़्ज़त के आने तक वो चेंज कर चुकी थी। इसने गेट पर हॉर्न दिया तो उड़ी चली आई। वो पहले फ्रंट डोर खोले हुए था, इसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। इनकी दोस्ती को 3 माह हो गए थे और इन 3 माह में इज़्ज़त बमुश्किल इसको बेतकल्फ़ी की राह पर लाया था कि वो अब इसके साथ कहीं आने जाने भी लगी थी। कभी कभार कोई बात भी डिस्कस कर लेती, मूड होता तो गपशप भी हो जाती और इन बातों को लेकर इसमें बहुत ज़्यादा न सही लेकिन थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर आई थी। इसकी बेहिसी का हसार टूट चुका था। वो मोम थी, इसे तवज्जो की आंच मेरी तो पिघलने लगी थी और इज़्ज़त इस पिघले हुए मोम से एक गुड़िया बनाने लगा था। वो इस गुड़िया को उठना बैठना सोना जागना हंसना रोना सिखा रहा था और वो गुड़िया सब सीखती जा रही थी। आखिर थी जो मोम की गुड़िया, बस पिघलाने की देर थी और वो इसे दिन ब दिन पिघला रहा था और वो दिन ब दिन इसकी शक्ल वाज़ेह कर रहा था। ठीक 6 माह बाद इज़्ज़त को मस्बत नताइज मिले थे। इसका रिज़ल्ट आउट हुआ था और इसने मैट्रिक के बोर्ड के इम्तिहान में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी। मिसेस अफंदी और सायरा हैदर खुश भी थी और बेयकीन भी, लेकिन इज़्ज़त मुतमिन था, इसने जो सोचा वो पा लिया था, ये इसकी मेहनत थी। इज़्ज़त कहाँ हो, वो इसे आवाज़ देती हुई अंदर आई। खैरियत बेटा, इतनी जल्दी में क्यों। मिसेस अफंदी ड्राइंग रूम में निकल कर बाहर आई। वो मैं इज़्ज़त की तरफ आई थी, कहाँ है वो, इसने ज़रा झिझक के कहा। इनके घर दिन दनाते हुए दाखिल होना खुद ही अच्छा नहीं लगा था। ऊपर है, जाओ देख लो जाकर। इन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया। वो पहले भी इनके घर आती रहती थी, इसलिए ज़रा अजनबियत का एहसास नहीं था। घर पे कोई भी होता वो नोटिस नहीं लेती थी, लेकिन मिसेस अफंदी को देखकर हर बार ही झिझक जाती थी। न जाने क्या बात थी, इनसे हमेशा झिझक महसूस होती। जी, वो आहिस्तगी से कहकर ऊपर आ गई। इज़्ज़त के कमरे का दरवाज़ा नीम हुआ था, वह दरवाज़ा खेल कर अंदर चली गई।
इसके बेडरूम का पंखा फुल स्पीड से चल रहा था और कमरे में बिखरी हुई कई फाइलों के कागज़ फड़फड़ा रहे थे। खुद वो कुशन पर सर रखे नीचे कालीन पर बगैर शर्ट के औंधा लेटा हुआ था। यूँ महसूस हो रहा है जैसे इसे बहुत गर्मी लग रही हो, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के लेट गया था। वो एक कदम आगे बढ़ी तो 2-3 कागज़ इसके पाँव के नीचे आ गए। इसने नीचे बैठते हुए वो कागज़ उठा लिए और यूं ही कमरे में बिखरे सारे पेपर समेटने लगी। एक एक कागज़ को तरतीब से इकट्ठा किया और फाइल में जमा करने लगी। पूरे कमरे में बिखरे कागज़ समेटते हुए जब वो एज़द के करीब आई तो न जाने क्या हुआ कि इसे लगा कि इसके दिल की धड़कन तेज़ हुई है। वो ठिठक गई। इसने डरते डरते एज़द को देखा। वो औंधे मुँह काफ़ी फैल के लेटा हुआ था। बालों का स्टाइल पंखे की तेज़ हवा से बेतरतीब हो रहा था और घनी पलकें गहरी नींद का पहरा दे रही थी। इसने आज तक एज़द को इस नज़र से नहीं देखा था। हमेशा दोस्त समझकर इसे दोस्त के दायरे में रखा था। लेकिन आज नज़रों का ज़ाविया बदला तो दोस्ती का मखसूस हसार टूट गया और इसके दिल की धड़कनें बेरवाबत होने लगी और इनकी धक धक इतनी तेज़ और ज़ोरदार थी कि इसे लगा एज़द इस आवाज़ पर नींद से जाग जाएगा। वो हाथों में फड़फड़ाते हुए कागज़ थामे यकटक से ही देखे जा रही थी कि एक कागज़ इसके हाथ से छूटकर एज़द के चेहरे पर जा गिरा। किशमाला ने सटपिटाकर वो कागज़ इसके चेहरे से उचक लिया। एज़द कागज़ के लम्ब से थोड़ा सा किसमिसाकर सीधा और दोबारा सो गया। अब कशमाला इसे बआसानी देख सकती थी, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसे यूं दिदा दिलेरी से बैठकर देखती रहती। इसे न जाने क्या हुआ कि वो इसके तमाम टेबल पर पेपर वेट के नीचे रख के उठी और दूसरे ही पल इसके बेडरूम से निकल गई। वो तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतरती बाहर की तरफ लपकी। काशली किशमाला, मिसेज़ अफंदी ने इसे पुकारा, मगर वो तकरीबन भागती हुई गेट तक आई और अपनी साइकिल लेकर गेट क्रॉस करके। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये फर्स्ट एपिसोड हमारी अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो लग रहा है कि ये ना इसने ना एज अ चैलेंज और ये इसको कशमाला हैदर को ना सुधारने के लिए ये ना स्टेप लिया। मतलब इसके साथ जितनी फ्रैंकनेस है ये सायरा हैदर के कहने पे ना इसने ना कशमाला हैदर को सुधारने के लिए किया है। लेकिन अब वो इसमें इंटरेस्टेड हो जाएगी, तो जब वो इंटरेस्टेड हो जाएगी तब कशमाला को पता चलेगा कि एज़द किस वजह से उसके क्लोज़ हुआ था, उसको इतनी टेंशन थी। तो अब ये इस वजह से नफ़रत करती है। ये कुछ इस तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे जिस वजह से कशमाला जो है वो एज़द से नफ़रत करने पे मजबूर हुई है। तो बाकी आपको कल पता चलेगा इंशाल्लाह। कल हमने इसको नावल को एंड कर देना है, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना दुआ में बहुत सारा याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।